भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने, इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है। কংগ্রেস তোলাবাজ, আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम और आज सुबह की चर्चा होगी बंगाल के मामले पर, क्योंकि बंगाल में बैरकपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली से पहले तनाव बढ़ गया है। आज उनका दौरा वहां पर है और बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या हो बंगाल को लेकर, इसे लेकर उन्हें रायशुमारी वहां पर करनी थी, अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात करनी थी। लेकिन इससे पहले खबर ये आ रही है कि बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर तनाव की स्थिति, क्योंकि हिंसक झड़प के बाद कल यहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोक दी गई। घोषपाड़ा रोड शो कांचरापाड़ा तक परिवर्तन यात्रा की इजाजत रद्द कर दी गई है। अब इसके खिलाफ बीजेपी कोर्ट जाएगी। जगदलपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। परिवर्तन यात्रा पर रोक के खिलाफ अब अदालत जाएगी बीजेपी। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ सौरभ सिकदर आ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के। रिजु दत्ता आ गए हैं टीएमसी से हमारे साथ। बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं अनुपम मिश्र का, जो मौजूद है वहां पर। अनुपम, जो ये परमिशन नहीं दी गई है, यात्रा की जो पर्टिकुलर रूट है उसे रद्द किया गया है, अब इसे लेकर बीजेपी अदालत जाने की बात कह रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। जी मीनाक्षी, देखिए परिवर्तन यात्रा आज खत्म होने वाली थी। जो नवद्वीप जोन है उसकी परिवर्तन यात्रा है। खत्म होने पर जेपी नड्डा वहां पर जाकर 3 बजे के आसपास वो जनसभा करने वाले थे। लेकिन आज जो थोड़ा सा रूट बचा हुआ था उसमें एक जगह पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, घोषपाड़ा इलाका है। और इससे पहले रात में भी थोड़ी तनातनी हुई है, झड़प हुई है, हल्की झड़प हुई है बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में। तो वातावरण माहौल थोड़ा सा गर्म बना हुआ है। और इन सब के मद्देनज़र पुलिस ने घोषपाड़ा में जब परमिशन नहीं दी तो पुलिस ने वो जो बाकी बचा हुआ रूट है उसकी यात्रा की परमिशन जब नहीं दी है तो बीजेपी कोशिश कर रही है। पहले बीजेपी ने बातचीत की, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो इस यात्रा को पूरा करने के लिए कोर्ट अदालत का सहारा लेगी। लेकिन जो जेपी नड्डा का कार्यक्रम है और जितने भी कार्यक्रम है वो सभी कार्यक्रम शेड्यूल हैं और होने हैं। मीनाक्षी, ठीक है। रिजु दत्ता जी, रिजु दत्ता जी, सवाल आपसे ये सबसे पहले, जिस तरह की ये परिस्थिति दिखाई दे रही है, असदुद्दीन ओवैसी की रैली को इजाजत नहीं मिलती, अब एक रैली और एक तस्वीर जो अनुपम मिश्र हमें इस वक्त बता रहे हैं जिसे लेकर अब बीजेपी अदालत जाने की बात कर रही है, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखिए मैडम, ये परिवर्तन, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी। देखिए बात ये है ना मैडम कि ये परिवर्तन यात्रा तो हो रहा है बीजेपी का पूरे बंगाल में, और पहले दिन से ही ये बोला गया था कि परमिशन के लिए आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर को तोल मोल के देखने के बाद ही आपको परमिशन मिलेगा। तो जिस जगह पे 24 घंटा पहले लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट किया गया है, कुछ वायलेंस वहां पर हुआ है, अगर वहां पर परमिशन नहीं मिलता है तो उनके संवैधानिक अधिकार के तौर पे वो कोर्ट जा सकते हैं। बट ये डिसीजन तो लोकल पुलिस का है, इस पे और कोई बहस का मतलब ही नहीं है। अगर एक जगह में हालत माहौल खराब हो गया है और पुलिस उसका परमिशन नहीं देती है तो बीजेपी कोर्ट जा सकती है, इससे आगे तो और कोई बात नहीं। हाँ, पर एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, मुझे पता नहीं है कि आज तक को ये पता है कि नहीं, कि आज इनका परिवर्तन यात्रा जब खत्म होगा तब इनका एक नया यात्रा शुरू होगा, वो है एलईडी रथ यात्रा, और जिसमें एक सजेशन बॉक्स होगा पूरे बंगाल के लिए, जिसके आधार पे बीजेपी अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाएगी।
आप समझ रहे हैं मीनाक्षी जी क्या हालत हो गया इस पार्टी का। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं। ये ड्रॉप बॉक्स लेके अभी पश्चिम बंगाल घूमेंगे और उनके आधार पर इनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनेगा। मुझे लगता है ये सवाल उठानी चाहिए आज। सौरभ सिकदर, कोई विजन ही नहीं है आपके पास, आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के नेता। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सबको, और रिजू जी को मैं बोलना चाहता हूँ, रिजू जी आप जो लोकल प्रशासन के बात करते हैं, आपको भी पता है उस बैरकपुर एरिया में जब से हमने वहाँ पे चुनाव जीता है, हमारा सांसद अर्जुन सिंह जी चुनाव जीता है, तो पुलिस का जो कमिश्नरेट है वो आपका टीएमसी का पार्टी ऑफिस बन गया है। कभी उसके घर में रेड होता है, कभी उसका ऑफिस में रेड होता है, कभी उसके घर के सामने बॉम्ब फूटता है और कोई पकड़ा नहीं जाता है, कभी किसी कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया जाता है। और जो जन सैलाब ये रैली में हो रहा है, इसीलिए टीएमसी बौखला गया है और पुलिस को अपना राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से यूज कर रहा है। दूसरी बात है, अगर हम लोगों का राय लेके मैनिफेस्टो बनाना चाहता है तो ये तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप भी बंगाल का वोटर है, आप भी अपना राय दे सकता है इसमें। हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं हमारे पार्टी, हमारा पार्टी पब्लिक का पार्टी है, पब्लिक को लेके चलते हैं। और जो पब्लिक, जो जनता जनार्दन है, जो हमारा वोटर है, और बंगाल में जो परिवर्तन का सूचना, जो परिवर्तन का जो आधार है वो जनता है, वो वोटर है, वो जिसको वोट देंगे वो नया परिवर्तन करेगा, वो जिसको सत्ता में बिठाएगा करेगा। इसीलिए हम उसी के पास जा रहे हैं कि भैया तुम्हारा 10 साल में क्या क्या तकलीफ हुए बताओ, हम सत्ता में आके उसका निरासन करेंगे और आपका खुशी को लेके चलेंगे। चलिए रिजू दत्ता इस पे जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि जेपी नड्डा जिस कैंपेन पर निकल रहे हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है इसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। बीजेपी सोनार बांग्ला अभियान के बहाने राज्य में कैंपेन चलाने जा रही है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से जुड़ने का यहां पर लक्ष्य है। और इसके अलावा आपको बता दें 294 विधानसभाओं में क्षेत्रों में एलईडी रथ दौड़ेंगे। सोनार बांग्ला इसे लेकर रायशुमारी एक, और यही इसी मकसद के साथ जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं। 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे। एलईडी रथ यहां पर आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे, लोगों की राय से मैनिफेस्टो बनेगा। 30,000 पेटियां रखी जाएंगी सलाह के लिए, जिसमें लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मिस्ड कॉल के लिए नंबर भी जारी किया गया है। बीजेपी के सोनार बांग्ला का मतलब है बंगाल को भयमुक्त बनाना, जो बीजेपी दावा कर रही है, ममता सरकार पर हमला बोल रही है। सीमाओं को महफूज रखना, गरीबों को खाना मुहैया कराना, युवाओं को रोजगार देना, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी राज्य में लगातार कैंपेन तो कर ही रही है। और सोनार बांग्ला को लेकर ये अपना विजन बीजेपी ने दिया है और कहा है कि 10 साल में जो ममता सरकार नहीं कर पाई है, जिसमें विफल रही, वो हम अचीव करके दिखाएंगे। इस पर जवाब देंगे रिजू दत्ता, लेकिन उससे पहले जरा बयानों की भी एक तस्वीर देखिए। 30 বছর বয়স একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। और ये विनय मिश्रा सारा फंड कलेक्ट करके अभिषेक जी को देते थे, और ये सारी जानकारी अब मेरा ख्याल है जांच एजेंसियों के पास है, हमारे पास भी आ गई है। और इसलिए बहुत साफ हो गया है ये कि इस माफिया राज के अंदर ममता जी का पूरा परिवार शामिल। सीबीआई एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है जो निश्चित रूप से गरिमा के साथ जांच करती है। रिजू दत्ता, जो बात अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई कि अगर वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अगर राय लेकर मैनिफेस्टो बनाना चाहते हो, तो इसमें गलत क्या है? वो तो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं कि सोनार बांग्ला की जो परिकल्पना में जो चीजें होनी चाहिए थी, ममता सरकार जिसमें फेल हुई है, वो हम अचीव करके दिखाएंगे अगर हमें मौका मिला तो। ये मैं मानता हूँ वो अचीव करेंगे। ममता, देखिए हमारा पॉलिटिकल स्लोगन क्या है, बांग्ला निजे मेके चाहे, मतलब बंगाल अपनी बेटी को ही चाहती है। तो इसके बाद इन लोगों का बौखलाहट इतना बढ़ गया है, ये लोग सोनार बांग्ला चिल्लाते हैं। इनके सरकार 7 साल से केंद्र में है। हमने देखा सोने का यूपी, सोने का एमपी, सोने का गुजरात तक देखा, जब दीवारें बनानी पड़ी थी ढकने के लिए गरीबों को। तो वो सोने का बंगाल, तो वैसा सोने का बंगाल हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। और हाँ, ममता बनर्जी जहां पर विफल हुए हैं, सही में वो लोग यहाँ पर वो करेंगे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटेंगे, दंगे करवाएंगे, लोग मरेंगे, मंदिर मस्जिद करवाएंगे। तो मुझे पता है वो यही करेंगे। अब मैं सौरभ जी को 2 जवाब देना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी, उन्होंने कहा जन सैलाब और अर्जुन सिंह।
अब देखिए अर्जुन सिंह बैरकपुर के सांसद है, जहां पर ये अंतिम क्षण होने वाला है इनका परिवर्तन यात्रा का। उनके खुद के ऊपर तो 12 करोड़ का सीबीआई का केस चल रहा है कॉर्पोरेशन बैंक के हवाले का। उनके खुद के साले जी तो अभी भी जेल में हैं और वो बैठे हैं बीजेपी के नेता बनके। तो ये रहा पहला अर्जुन सिंह का बात। पहले वो थोड़ा देख लीजिए सौरभ जी कि सारे चोरू चक्के आपके वहां पर संत साधु हो गए वॉशिंग मशीन में धुल के। और दूसरा जन सैलाब का बात उन्होंने किया। 2 दिन पहले बीजेपी के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आए थे बंगाल में रैली करने। उनके परिवर्तन यात्रा में भी वो थे। उनके रैली और रथ यात्रा में इतने लोग थे, उससे ज्यादा लोग तो मेरे घर के बाजू में दुर्गा पूजा के पंडाल में। रिजू दत्ता, लेकिन सरकार में तो अभी टीएमसी है, 10 साल हो गए। रिपोर्ट कार्ड तो टीएमसी को देना है अभी जनता को। और पिछले घोषणा पत्रों में आपके जो टॉप एजेंडे पर शामिल था वो था राज्य में क्राइम रेट को कम करना। हालात जमीन पर अभी ये दिखाई दे रहे हैं कि कहीं गोलियां चल रही हैं, लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, बम चल रहे हैं, बड़े नेताओं पर हमले हो रहे हैं। कौन विफल है इसमें? मैं जवाब दे दूं मीनाक्षी जी। जवाब इसका यह है कि अगर आप एनसीआरबी डेटा 2019 का देखें तो एनसीआरबी डेटा 2019 का यह कहता है कि कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन दिस कंट्री। और 2 आपको मैं आंकड़े देखता हूं। क्राइम अगेंस्ट विमेन मतलब औरतों के खिलाफ गुना, उसमें यूपी 59,000, राजस्थान 41,000, महाराष्ट्र 37,000, बंगाल 29,000। और क्राइम अगेंस्ट एससी एसटी और दलित जो नीचे समुदाय के लोग हैं उनके अगेंस्ट जो गुनाह होता है उसमें यूपी 32%, राजस्थान 34%, वेस्ट बंगाल 1.5%। ये एनसीआरबी का डेटा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डेटा आप दे रहे हैं वो जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं? बम क्यों चल रहे हैं? आपके मंत्री के ऊपर क्यों रेलवे स्टेशन पर बम से हमला हो गया? वही तो बात है मैडम। देखिए, एक कहीं पे भी अगर इलेक्शन होता है तो माहौल थोड़ा गर्म होता है। तो क्या ये जायज है? नहीं, चुनाव है तो चुनावी हिंसा जायज है? इसको आप जायज करार दे रहे हैं? कोई चुनाव तो ये दलील भी कैसे हो सकती है सर? नहीं, ये दलील भी कैसे हो सकती है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि चुनावी हिंसा साइड रखिए मैडम। हिंसा ही जायज बात नहीं है बंगाल में। हम हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। बट बात ये होता है ना, इसमें मैं उनका साइड भी लेके बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बीजेपी बोल रहे हैं कि जाके लड़ाई करो, मारामारी करो, या तृणमूल के नेता बोल रहे हैं जाके लड़ाई करो या मारामारी करो। बट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये आपको ग्रास रूट समझना पड़ेगा। कहीं पे जो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता है उनके अंदर जो अभी इमोशन का खेल चल रहा है इस इलेक्शन को लेके, कभी कभार वो भावना में बह जाते हैं। इसमें कोई नेता या पार्टी, देखिए आप इमोशंस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन इमोशंस में जो सबसे प्रमुखता से इस वक्त दिखाई दे रही है वो नफरत है, वो कटुता है। और इसका आलम यह है कि ये प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के बयानों में नजर आता है। सौरभ जी, आपको मैं चर्चा में यहाँ पे लाना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री हुगली में मौजूद थे तो उन्होंने तोलाबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कट मनी कल्चर का इस्तेमाल किया। कल ममता बनर्जी ने दंगाबाज बोल दिया। आज जेपी नड्डा जवाब देंगे क्या? देखिए, सबसे पहले ये जो सोनार बांग्ला का बात हम लोग कर रहे हैं, ये सोनार बांग्ला का सपना कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दिखाया था। अमर सोनार बांग्ला अमी तोमाई भालोबासी। लेकिन आजादी के बाद से आज तक कोई सोनार बांग्ला कैसे बनाना है, सोनार बांग्ला तो सोनार बांग्ला बने नहीं। 34 साल ने लेफ्ट ने दिखाया और ममता बनर्जी तो लेफ्ट स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट है। लेफ्ट का जितना बुराई है उसने सीधा ले लिया। 10 साल में वो 34 साल को पार कर गया। आज बोल रहे हैं गुजरात की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपके बंगाल से सबसे ज्यादा लोग गुजरात में काम करने के लिए जाते हैं। गुजरात के सारे लेबर, सारे वर्कर, सारे स्वर्ण शिल्पी, सारे हीरा का शिल्पी सारे बंगाल का है। आप बंगाल में तो काम दे नहीं सकते हो, वहां जाके वो काम कर रहे हैं, इसमें शर्म आपका आता नहीं है। दूसरी बात, अब हिंसा की बात कर रहे हो। अच्छा, अभी तक तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं हुआ, इलेक्शन का दिन लागू नहीं हुआ, तो इसमें आपके राज्य के मंत्री को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो तो दूसरे आम पब्लिक को कैसे सिक्योरिटी देंगे? और आपके पार्टी के नेता कैमरा के सामने बोलता है कि देखो भैया, ये जो सेंट्रल फोर्स आ रहा है ये तो बूथ में है, अब घर से कैसे निकालोगे? जो टीएमसी को वोट देगा
और घर से निकलेगा, नहीं देगा तो घर से हम निकालने नहीं देंगे। उसके बाद उसको अरेस्ट किया है क्या? मुख्यमंत्री ने उसका निंदा किया है क्या? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था क्या? मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ममता बनर्जी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया, जो ये नफरत दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के बयानों में, अब इसको लेकर क्या अब जेपी नड्डा आज जब मौजूद होंगे वो रैली से क्या संदेश देंगे? लेकिन आज के उनके कार्यक्रमों में एक जूट मिल के कर्मचारी के घर में खाना खाना का भी कार्यक्रम शामिल है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के घर भी वो जाएंगे। पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 मार्च को उनका बंगाल जाने का कार्यक्रम है। तो एक के बाद एक बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और मिशन बंगाल के लिए अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे 2 मार्च को बंगाल दौरे पर। इससे पहले अगर आप देखें तो जिस तरह से बड़े नेताओं की फौज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उतारी है, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इसके अलावा केंद्र से और बड़े नेता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री खुद दौरा कर चुके हैं। 1 महीने में 3 दौरे उन्होंने पश्चिम बंगाल के किए हैं। अब इसमें नया नाम यहां पर योगी आदित्यनाथ का जुड़ता हुआ 2 मार्च को बंगाल का ये चुनावी दौरा उनका होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रिजु दत्ता, आपके साथ में यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, लगातार ये कहते हुए टीएमसी की तरफ से हमला किया जाता है बाहरी वर्सेस बंगाली, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत बड़े नेताओं के साथ बंगाल में एंटर कर रही है। आपकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, ये उनका बंगाल तो इस देश का एक हिस्सा है, तो बाहर के दिल्ली के नेता हो, यूपी के नेता हो, वो कैंपेन करने के लिए आ ही सकते हैं। बट यहाँ पर देखने वाला चीज सिर्फ एक ही है मीनाक्षी जी, कि पीएम, होम मिनिस्टर, 303 एमपी, 16 चीफ मिनिस्टर, सीबीआई, ईडी, आईटी, पीएम केयर फंड के इतने सारे पैसे, और इनके खिलाफ सिर्फ खड़ी है एक 65 साल की औरत। यही देखने वाली चीज है कि ये जंग कैसे होता है, क्योंकि बंगाल ने तो दिल बना ही लिया है। बंगाल ने दिल ये बना ही लिया है कि बंगाल की बेटी को ही इनको चाहिए। तो इसीलिए ये और भी अच्छा लगता है देखने में कि इसके ये पूरे राज और ये पूरा आर्मी के खिलाफ सिर्फ ममता बनर्जी अकेली खड़ी है। और आपने एक सवाल पूछा था नफरत को लेके, आपको मैं बता दूं मीनाक्षी जी, जब पहले दिन से, आपको भी पता ही है, जब बीजेपी का कैंपेन शुरू हुआ बंगाल में, उन्होंने पहले दिन से ही ममता बनर्जी और उनके परिवार को डायरेक्ट टारगेट किया और नफरत इन लोगों ने फैलाया है। इन लोगों ने तो शुरू किया नफरत का। एक पॉलिटिकल कटसी होता है हर इलेक्शन में, ये लोग तो वो पॉलिटिकल कटसी भी भूल गए। घर की बहू बेटियों पे इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। चलिए ठीक है, अब सौरभ जी ने बोला कि बंगाल के लड़के बाहर जाके काम करते, तो मैं सौरभ जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल में तो जो केंद्र विभाग है जहां पर सबसे ज्यादा संरक्षण होता है, वो तो सारे आप लोगों ने बेच दिया। कोल इंडिया, बीएसएनएल, सेल, इंडियन रेलवे, उसमें आप लोगों ने 7 साल में कितना संरक्षण किया वो पहले बताइए, फिर बाद में आप जवाब दीजिए ना। चलिए, इस पर सौरभ जी जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ 2 नए मेहमान भी, ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास, हमारे साथ 2 नए मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्निग्धेंदु भट्टाचार्य जी आ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रासबिहारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्टाचार्य जी, आपका मैं रुख यहाँ पर करते हुए, जेपी नड्डा आज वहां पहुंच रहे हैं और मैनिफेस्टो के लिए अलग अलग ग्रुप से और जनता से सलाह लेने का ये कार्यक्रम है। किस नजर से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ जेपी नड्डा अकेला ही नहीं, यहाँ तो भाजपा का नेशनल लेवल का जो बड़ा लीडर है सब लोग आ रहे हैं। अमित शाह अभी तक काफी बार आ चुके हैं। मोदी ने अभी तक 2 रैली अभी ही एड्रेस कर चुके हैं और अगला 2 महीने में काफी सारे रैली मोदी, शाह और नड्डा जी यहाँ एड्रेस करेंगे। इसके छोड़ के अमित मालवीया जी यहाँ हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ आ रहे हैं। तो भाजपा का जो नेशनल लेवल का जो लीडरशिप है उसका काफी सारे बड़े बड़े नेम, स्मृति ईरानी भी बहुत बार आएंगे यहाँ पर, वो सब आ रहे हैं। तो ये एक तरफ से तो ये एक दिखाता है कि हाउ सीरियस इज बीजेपी अबाउट वेस्ट बंगाल, कि उनमें सीरियसनेस का कोई कमी नहीं है। और वो एक बात है। और दूसरी बात है कि ये टीएमसी के खिलाफ लड़ने के लिए जो जोश भाजपा का यहाँ का कैडर का जरूरत था, वो तो इन सब लीडरों में बार बार यहाँ आके वो तो इन लोगों को दे दिया। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल का बात है, ग्राउंड लेवल में वर्कर का कॉन्फिडेंस का जो बात है,
उसको पूरे के उसे देने में के लिए कोशिश का कोई कमी नहीं रहा है भाजपा का नेशनल लीडरशिप की तरफ से। और नड्डा जी इनमें से ये जो भाजपा यहाँ 5 परिवर्तन यात्रा चालू किया, उनमें से 3 तो नड्डा जी ही इनॉग्रेट किया। और तो बड़ी ताकत एक बीजेपी ने जरूर झोंकी है, जिस बात का जिक्र भट्टाचार्य जी कर रहे हैं। लेकिन राज बिहारी जी, जिस तरह से एक कॉर्पोरेट स्टाइल में बीजेपी फंक्शन कर रही है, उनके पास एक पूरी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार है, और अभी से नहीं, 2014 में जब केंद्र में सत्ता आए थे तब से खासतौर पर अमित शाह का ध्यान बंगाल की तरफ है। जिस तरह से केंद्र के नेताओं की फौज उतर रही है, 2 मार्च को योगी आदित्यनाथ वहां पर जाने वाले हैं, केंद्र के नेता वहां आ तो रहे, लेकिन जमीन पर कितना इसका असर दिखाई दे रहा है, भद्रजन कितना प्रभावित हो रहा है? अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो पश्चिम बंगाल का दृश्य था, खास तौर पे ग्रामीण जो इलाके थे जहां बीजेपी को वोट मिला था, लेकिन वहां पर बीजेपी प्रेजेंस नहीं दिखा पाई थी किन्हीं कारणों से, चाहे वो ममता बनर्जी के पार्टी का आतंक हो। लेकिन इस बार गांवों में बीजेपी का जो प्रेजेंस दिखाई दे रहा है, जगह जगह बीजेपी ने अपने कार्यालय खोले हैं, वहां झंडे लगे हैं, जगह जगह गांवों में झंडे आपको दिखाई देंगे। जहां जहां टीएमसी के झंडे हैं वहां बीजेपी के झंडे जरूर दिखाई देंगे आपको। और ये बिल्कुल साफ है कि इस बार चुनाव में बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। आप किसी भी जगह जाइए, चाहे आप दक्षिण बंगाल जाइए, चाहे आप उत्तर बंगाल जाइए, चाहे आप शहरों में जाइए, बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है और उसके साथ में लोग भी जो जुड़ रहे हैं। और खास तौर से जिस तरह से दूसरी पार्टियों से बीजेपी में लोग आए हैं, उसको लेके वहां पे एक उत्साह का वातावरण बीजेपी में बना हुआ है। और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो ये है कि इस बार बीजेपी वहां पर बहुत बड़ी ताकत बनकर दिखाना चाहती है और पश्चिम बंगाल की सत्ता में आना चाहती है। ठीक है, एक बात और है कि जिस तरह का माहौल 2011 में सत्ता परिवर्तन के समय था कि 34 साल से जो वाम मोर्चा का राज था और ममता बनर्जी वहां पर विपक्ष की नेता के तौर पे, एक विकल्प के तौर पर वहां पर उभर कर आई थी, लेकिन इस बार उससे ज्यादा बड़ी ताकत में बीजेपी है। जो ताकत ममता बनर्जी के पास 2011 में थी, उससे भी बड़ी ताकत आज बीजेपी बनकर वहां है। और ऐसा माहौल भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि बराबर की टक्कर हो या आगे जाके बीजेपी को फायदा हो, लेकिन इतना तय है कि इस आर पार की लड़ाई में वहां पर बहुत बड़े खून खराबे की आशंका अभी से दिखाई दे रही है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, और ये एक बड़ी चिंता का विषय है जो चुनाव आयोग भी लगातार जिसको लेकर जमीन वहां पर टटोल रहा है। लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए राज बिहारी जी और भट्टाचार्य जी ने भी की, पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स, हर बात पे पॉलिटिक्स, इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। सौरभ जी, चर्चा में आपको मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैक्सीन को लेकर कह रही हैं, चिट्ठी लिखी है उन्होंने प्रधानमंत्री को कि चुनाव से पहले बंगाल के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाए। मेरे सवाल है ना आप पे? नहीं, भट्टाचार्य सौरभ सिकदर जी बोलेंगे। सौरभ सिकदर। मुख्यमंत्री जी मुफ्त वैक्सीन के लिए चिट्ठी लिखा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब वैक्सीन आया था, कैसे वैक्सीन का चोरी हुआ था, वो भी बंगाल के लोग देखे हैं। जो फ्रंटलाइन वर्कर को पहले वैक्सीन लगाया जाएगा, ऐसे पूरा देश में तैयार था, पूरा देश में गए हैं। मीडिया ने दिखाया है कैसे उस नियम को तोड़ के इसका विधायक, इसका पार्षद, इस चिट्ठी के बाद केंद्र की सरकार क्या बंगाल के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ चुनाव से पहले। नहीं, देखिए, केंद्र का सरकार बंगाल के व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाया, ये तो केंद्र और राज्य मिलकर तैयार करेंगे। ये एक सरकारी डिसीजन है। ऐसा वादा तो आपने भी बिहार में कर दिया था ना? एक बंगाल वासी होने के ऐसा वादा नाते तो आपने भी बिहार चुनाव से पहले किया था ना कि बिहार में हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाएगी, जबकि वैक्सीन आई भी नहीं थी। नहीं, देखिए, मोदी जी बंगाल का चिंता करते हैं और बंगाल वासियों के लिए जो बेस्ट होगा वो करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन में वैक्सीन चोरी ना हो जाए, इसका चिंता भी करना पड़ेगा कि वही वैक्सीन चोरी हो के बाहर ना बेचे, क्योंकि हर चीज चोरी होता है बंगाल में। केंद्र से जो आता है वही चोरी होता है, चाल चोरी होता है, राशन चोरी होता है, तो वैक्सीन भी चोरी होने लग गया, इसका भी चिंता जरूर है। लेकिन एक बंगाल वासी के नाते मैं इतना बोल सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी बंगाल का चिंता करते हैं,
और बंगाल वासियों को वैक्सीन ठीक है। सबको मिले। रिजू इसका दत्ता जी, व्यवस्था बीजेपी तो प्रधानमंत्री कुछ जी और ही जरूर दावा करेंगे। कर रही है। बेशक मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रही है प्रधानमंत्री को, लेकिन बीजेपी का दावा तो कुछ और है। अमित मालवीय तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो पहले से आपको दिया हुआ है आप उसका इस्तेमाल तो करिए, उसी का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है। फ्रंटलाइन जो टोटल वर्कर्स हैं वो 40 लाख हैं, जो हमने भेज दिया है रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। 35 लाख उन्होंने भेजा है, 7 लाख आना बाकी है। बट अभी क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का क्या हालत हो रखा है, तो वहां पर तो सब लोग पोलिंग बूथ में जाएंगे। तो ये तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर चाहती है कि सबका वैक्सीनेशन हो, तो कुछ गलत मांग नहीं है। और मैं सौरभ जी को इतना बोलना चाहता हूँ कि चोरी आप क्या चाहते हैं कि बंगाल में चुनाव ना हो? एक सेकेंड सुन तो लीजिए। और मैं सौरभ जी आपको बोल रहा हूँ, यहाँ चोरी चकारी का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने उस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि हमें आपके फंड्स नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें इतना बता दें कि कहां से लेना है। स्टेट गवर्नमेंट आप क्या चाहते हैं, चुनाव हो कि नहीं हो बंगाल में? खरीदेंगे। हम चाहते हैं चुनाव हो, पर चुनाव होने के बाद ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोरोना का महामारी लग जाए। इसलिए हम लोग सबको अपने पैसे से वैक्सीन देना चाहते हैं। थोड़ा चिट्ठी को पढ़ लीजिए। भट्टाचार्य जी, तस्वीर देखिए किस तरह की है तो जो कि केंद्र के जो नेता हैं वो जब बयान देते हैं, एक सेकंड, केंद्र के भट्टाचार्य जी, ये एक अलग तस्वीर दिखाई देती है कि केंद्र के नेताओं के बयान में अलग दावे होते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार के बयान में अलग दावे होते हैं, जो एक दूसरे के उलट होते हैं, विरोधाभास है इनमें। जनता किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो विरोध चल रहा है, ये काफी सारे, ये 3-4 सालों से चल रहा है। और ये सबसे ज्यादा चल रहा है जब से ये कोरोना का महामारी शुरू हुआ। ये मार्च 2020 से केंद्र और राज्य एक दूसरे को जो डिमांड है और क्लेम है उसको काउंटर कर रहे हैं। तो ये जनता के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सही बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इधर ममता बनर्जी ने ये जो मांग किया कि सबको कोरोना का वैक्सीन दे दो, और हम केंद्र की फंड भी नहीं चाहते हैं, हम खुद खरीद लेंगे, आप सिर्फ जगह बता दो। इसमें शायद जनता का कुछ समर्थन मिल भी सकता है, क्योंकि इधर ये चुनाव के लिए जो लोग जो काउंट सीट जाएंगे अपना वोट डालने के लिए, उस समय करना स्प्रेड कर सकते हैं, ऐसा एक चिंता तो लोगों में है। फिर लेकिन भाजपा, और जैसे बोल रहे हैं अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया, और इधर भी दिलीप घोष ने भी बोल दिया कि वो तो उनको जो चीज भेजा है उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, फिर नए चीज क्यों मांग रहे हैं? ठीक है। तो और देखिए भट्टाचार्य जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो टकराव की स्थिति है, टकराव की स्थिति का आलम देखिए कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, और रथ यात्रा रोके जाने पर गिरिराज सिंह तुलना कर रहे हैं ममता बनर्जी की नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से। बयानों का आलम यह है, एक के बाद एक सीरीज में नए नेताओं के नाम जुड़ते चले जाते हैं, और अलग अलग तरह के जो ये इन्हें आप संज्ञाएं कह लीजिए, तुलनाएं कह लीजिए, लेकिन अभद्र भाषा के दायरे में भी, और किसी भी लिहाज से इसे नहीं कहा जा सकता कि ये चुनावी प्रक्रिया के दौरान ये एक अच्छा माहौल दिखाता है। राज बिहारी जी, ये सवाल मैं लेकर गई थी सौरभ जी के पास भी, उन्होंने पूरा तो जवाब नहीं दिया, लेकिन देखिए यही बात है ना, हुगली से प्रधानमंत्री सीधे अटैक करते हैं और कहते हैं तोलाबाज से लेकर कटमनी कल्चर। ममता बनर्जी उसके बाद दंगाबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देती हैं, और अब गिरिराज सिंह नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से ममता बनर्जी की तुलना करते हैं। कहां जाकर ये कटुता रुकेगी? दरअसल ये तो दोनों दलों की तरफ से चल रहा है, और ममता बनर्जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री पर कल कहा कि सबसे बड़े दंगाबाज हैं, उससे पहले भी वो प्रधानमंत्री पर तरह तरह के लांछन लगा चुकी हैं, और प्रधानमंत्री भी ममता बनर्जी, उनके रिश्तेदार, उनकी पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी कर चुके हैं। टिप्पणी तो वहां लंबे समय से चल रही है, जब से वहां पर बीजेपी का उभार हुआ है, दोनों दलों के नेता एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। लेकिन यह बात सही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में स्थिति है कि वहां जगह जगह रंगदारी वसूली जाती है, सिंडिकेट चल रहा है, कई तरह के माफिया वहां पर हैं, तो वहां पर लोगों को जिस तरह से, क्योंकि जैसे अभी हम बात करें, कहीं भी आप जाएंगे तो लोग ये मानते हैं कि हम ममता बनर्जी की पार्टी को सत्ता में लाए, अब उसी पार्टी के दादा हमसे
चाहे कोई टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे कोई बस चलाने वाला हो, चाहे कोई ट्रक वाले हो, फैक्ट्री चलाने वाले हो, जिस तरह से वहां पर लोग बात करते हैं कि बिना कमीशन, बिना कट मनी, बिना रिश्वत दिए आप यहाँ पर रह ही नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया है और बीजेपी को इस मामले में लोगों का समर्थन भी मिला है। लोगों में ये बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम टोलाबाजी से, हम कोल माफिया, सैंड माफिया, इस तरह तमाम तरह के जो माफिया है और जो वहां पे सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह के वहां पे जिस तरह की तस्करी वहां लगातार बढ़ती जा रही है, खास तौर पे गायों की जो तस्करी का मामला अभी खुला है, तो उसको लेकर वहां पर लोगों में ये नाराजगी है और लोगों में चाहते भी हैं कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के लोग अपनी परेशानियों का अंत चाहते हैं, मुद्दों का समाधान चाहते हैं, विकास को लेकर उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन नफरत का स्तर यह है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच टकराव की जो स्थिति है, केंद्र और राज्य के बीच जो एक सामंजस्य होना चाहिए, राजनीति उस पर हावी दिखाई देती है और इसका नुकसान आम जनता उठाती है। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।